आज हम लोग इस वीडियो में एक और असंतुलित व्हीटस्टोन सेट को हल करना सीखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेट संतुलित है या असंतुलित है। तो ये भुजा जो है वो प्रतिरोध P कहलाता है, ये प्रतिरोध Q कहलाता है, ये R हो गया और ये S हो गया। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इसको, P/Q निकालेंगे। P/Q हो गया 1/3 और R/S निकालेंगे तो R/S हो गया 4/2 यानी 2 आ गया। दोनों इक्वल नहीं है, P/Q नॉट इक्वल टू R/S और इस कारण व्हीटस्टोन सेट असंतुलित है। अब इसमें कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए हो सकता है, या विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं को ज्ञात कीजिए तो ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धारा को ज्ञात करते हैं। अब जो कल मैंने वीडियो बनाया था पिछले दिन, उसमें यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध नहीं था, यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध इस शाखा में पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हल करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले धारा निकालते हैं, कुल धारा निकाल लेते हैं, उसके बाद कुल प्रतिरोध A और C के बीच में निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि A से B की ओर I1 धारा बह रही और A से D की ओर I2 धारा बह रही, और अगर हम किरचॉफ का नियम लागू करें तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग संधि की ओर आने वाली धाराओं की संधि की ओर आने वाली धारा के बराबर होता है। तो A की तरफ जो धारा आएगी, जो मुख्य धारा होगी, वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो मुख्य धारा जो आई है वह I1 और I2 के योग के बराबर है। अब यह I1 धारा यहाँ से B से D की ओर बढ़ जाएगी, इसको हम लोग I3 ले लेते हैं, और जो इधर की ओर जो धारा जाएगी वह हो जाएगी I1 माइनस I3। तो यहाँ पर आ जाएगा I1 माइनस I3, और यहाँ से जब ये धारा आके इधर की ओर जाएंगे तो I3 और I2 दोनों जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा I2 प्लस I3 ये धारा हो जाएगी। और जब C पर मिलेगी तो दोनों धाराएं फिर से I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी, जिसको हम मुख्य धारा I कहेंगे। तो इस तरह से बना लेते हैं। अब हम लोग 3 समीकरण बनाएंगे, एक पास 1 में, एक पास 2 में और एक पास 3 में। तो पास 1 में यानी पास, इसको हम लोग नाम लेते हैं ABDA, पास ABDA में सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, तो इसमें इस पास में कोई भी सेल नहीं लगे हुए हैं, इसलिए विद्युत वाहक बल 0 लिख लेंगे। और अब सिग्मा IR तो धारा इंटू प्रतिरोध यानी I1 इंटू 1, तो आ गया I1। फिर इधर आएंगे तो 5 इंटू I3 तो आ जाएगा 5I3। और जब हम लोग B से A की ओर आएंगे तो माइनस डायरेक्शन में चलेंगे तो 4I2 माइनस का हो जाएगा 4I2, ये आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 देखेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग इस पास BCDB में देखेंगे, तो पास BCDB में फिर से वही सिग्मा E इक्वल आएगा। इस पास में भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए सिग्मा E की जगह पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो I1 माइनस I3 इंटू 3 हो जाएगा, प्रतिरोध से गुणा कर लेंगे तो 3I1 माइनस I3 लिखेंगे। फिर जब हम लोग C से D की ओर चलेंगे, धारा इधर को जा रही है तो माइनस साइन लेंगे और आ जाएगा 2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3। फिर जब हम लोग B से B की ओर चलेंगे तो माइनस आ जाएगा 5 इंटू I3, तो 5I3 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 3I1 यहाँ से आ गया और यहाँ पर कहीं I1 नहीं है, तो ये 3I1 बन गया। और फिर उसके बाद 3I3 बना और माइनस का 2I3, 5I3 हो गया और 5I3 और हो गया, तो टोटल हो गया 10I3, माइनस का 10I3 हो गया। और यहाँ पर माइनस के 2I2 हो गए। तो इसको समीकरण नंबर 2 डालो।
I1 और I2 में संबंध निकाल लेते हैं, I3 को यहाँ से हटा देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं और इसके नीचे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और यहाँ पर लिख दिया है। तो 2 का जब गुणा करोगे 0 आ जाएगा, ये 2I1 आ जाएगा, माइनस प्लस का 10I3 आ जाएगा और माइनस का 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8I2 आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर और नेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग 1 कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आया 0, यहाँ पर आ गया 5I1 आ गया और ये कट जाएंगे और माइनस का 10I2 आ गया। अब अगर हम 5I1 को इधर ले लें तो 10I2 के बराबर हो जाएगा। तो 5I1 इक्वल आ जाएगा 10I2 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो I1 इक्वल आ जाएगा 2I2। ये याद रखना है, I1 इक्वल 2I2 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास 3 समीकरण चाहिए, 3 धाराएं निकालनी है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। तो I1 I2 का मान हम लोग I1 और I2 के टर्म में इनका रिलेशन करना। अब पास नंबर 3 में चलेंगे, A D C E F A में, इसमें पास 3 में। तो इसको हम लोग अब यहां से, अब ये रिलेशन आ गया। अब यहां पर हम लोग पास 3 में लिख देते हैं। पास 3 में हम लोग इधर से इधर करंट जा रही है, वहां जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं करंट ये I2 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, और सिग्मा ई इज इक्वल लिखेंगे सिग्मा IR। सिग्मा ई की जगह इस पास में लगे सेल का विद्युत भार 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल, अब यहाँ से चलेंगे तो I2 करंट 4 ओम में जा रही है तो 4I2 आ जाएगा, 4I2, फिर प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 हो जाएगा, 2I2 प्लस I3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आएंगे तो प्लस का, इसमें I1 प्लस I2 करंट जा रही है तो इसमें आ जाएगा 1 इंटू I1 प्लस I2। तो 1 ना लिखने, 1I1 प्लस I2 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा समीकरण आएगा 2 इज इक्वल, ये हो जाएगा 4I2 यहाँ से, 2I2 यहाँ से, 6I2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 7I2 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस का 2I2 यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा 2I2, तो 3I2 हो जाएंगे और प्लस का यहाँ पर I1 बचेगा। ये समीकरण नंबर हम लोग 3 डालते हैं। अब हम लोग I1 इज इक्वल I2 का मान समीकरण 1 में रख लेंगे और 3 में रख लेंगे और एक I1 और I2 के बीच का संबंध बना लेंगे। तो अब हम लोग समीकरण 1 में I1 इज इक्वल 2I2 रखने पर, तो यहाँ पर जब समीकरण 1 में I1 की जगह 2I2 रखेंगे तो 2I2 यहाँ से हो जाएगा और 2I2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, ये I2 इधर से तो माइनस का बचेगा तो यहाँ पर 5I3 रहेगा, माइनस 2I2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 में I1 इज इक्वल 2I2 रखने पर, तो इसको रख लेंगे। तो जब रखेंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल, I1 की जगह 2I2 रखेंगे, माइनस 4I2 हो जाएगा तो माइनस का 2I2 बचेगा, 5I3, तो यहाँ पर 5I3 माइनस का 2I2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 डाल देंगे। और अब समीकरण 3 में हम लोग I1 की जगह 2I2 रखेंगे, तो I1 की जगह 2I2 रखेंगे तो 2I2 यहाँ आ जाएगा, 3 में 5I2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल हो जाएगा 7I2। ये सॉरी 2I3 लिखना है, यहाँ पर 2I3 लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7I2, ये हो जाएगा 2I2 9 आ जाएगा और 3I2, तो 3I3 प्लस 7 to 9 9I2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। अब इनको दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये 2I3 है,
2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 4i2 ये हुआ, 2i2 ये हुआ, 6i2 और 7i2 हुआ, 2i3, तो यहाँ पर 2i3 है, 2i3। अब इसमें से 5i3 है, इसमें 2i3 है, तो इस समीकरण में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2 कर दें, और इस समीकरण में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 5 का, तो जब 5 का मल्टीप्लाई तो 2 का पहले करते हैं तो 2 0 आ जाएगा, 10i3 आ जाएगा, माइनस का 4i2 आ जाएगा, और जब 5 का करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10i3 आ जाएगा, और माइनस का 45i2 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, सॉरी तो प्लस रहेगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 10 इज इक्वल, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 49, माइनस का 49i2। तो इस तरह से i2 निकल आया, i2 इज इक्वल आ गया 10/49, 10/49 i2। अब 10/49 i2 आ गया तो यहाँ रख लेंगे तो i1 निकल आएगा, तो i1 इज इक्वल आ जाएगा, i1 इज इक्वल 2 × 10/49, तो यह आ जाएगा 20/49, ये 20/49। तो दोनों करंट निकल आए, i1 भी निकल आया, i2 निकल आया, तो मुख्य धारा निकल आएगी अब इसमें। तो अब हम लोग मुख्य धारा जो आई होगी वो i1 प्लस i2 के बराबर होगी, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो i बराबर आ जाएगा i1 प्लस i2, यानी 10/49 प्लस 10/49, ये i2 आएगा, 20/49 आ जाएगा, i1 की जगह आ जाएगा 20 और प्लस 10/49, टोटल आ गया 30/49 एम्पियर। तो कुल करंट जो फ्लो होगी इसमें, जो सेल से धारा जाएगी वो 30/49 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग धारा निकालेंगे। अब अगर हमें इसमें i3 धारा निकालनी है तो i3 हम किसी भी समीकरण में इसमें मान रख लेंगे, i3 निकल आएगा। तो अगर i3 निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो समीकरण 4 में हम लोग i2 का मान रखेंगे, i2 है 10/49, तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो 0 इज इक्वल हो जाएगा आपका 5i3 माइनस 2i2, तो 2i2 की जगह 10/20 है, तो 10/49 है, तो आ जाएगा 20/49 माइनस का 20/49। तो इस तरह से i3 को जब इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में 5i3 इज इक्वल आ जाएगा 20/49, 5 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा i3 आ जाएगा, i3 इक्वल आ गया 4/49। इस तरह से बीच का जो प्रतिरोध BD भुजा में जो धारा होगी वह 4/49 के बराबर होगी। अब इसमें i2 और i3 को जोड़ लेंगे, तो i2 और i3 को अगर इस DC भुजा में हमें धारा निकालनी है तो i2 i3 जुड़ेगा, तो i2 आपके पास है 10/49 और i3 है 4/49, तो 10/49 प्लस 4/49 ये आ जाएगा 14/49। तो इसमें जो धारा जाएगी ये हो जाएगी 14/49 एम्पियर। इसमें करंट निकालना है तो i1 में i3 को घटा लेंगे, i1 आया 20/49, इसमें से 4/49 को घटा लेंगे तो 16/49, तो इसमें जो करंट होगी वो 16/49 है। इस तरह से सारी प्रतिरोधों में धारा निकल आती है। अब यहाँ पर 1 ओम है, उसमें i1 प्लस i2 प्रवाहित होगी, तो 30/49 30/49 इसमें प्रवाहित होगी, तो ये हो जाएगा आपका टोटल करंट निकल आएगा। i1 निकल आया, i2 निकल आया, कुल धारा निकल आई। अब हम लोग A और C के बीच कुल प्रतिरोध निकालते हैं, कितना आएगा। तो A और C के बीच कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं A और C के बीच कुल प्रतिरोध R है, तो A ये हो गया और यहाँ पर टोटल प्रतिरोध R हो गया और ये पॉइंट C हो गया, और इसके बाद ये नीचे वाली भुजा का 1 ओम प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पर सेल आ गया आपका 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट सेल इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो धारा है I करंट बह रही है, तो अब हम लोग फिर से किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम हो जाएगा सिग्मा E इक्वल सिग्मा IR। सिग्मा E की जगह हम लोग 2 वोल्ट लिख देंगे और सिग्मा IR की जगह यहाँ पर लिखेंगे I ×
30/49 तो 2 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 30/49 ब्रैकेट में r+1 हो जाएगा। और ये 40, अब इसको 49 ऊपर आया, 30 नीचे आ गया, या 2 से डिवाइड कर देते हैं, छोड़ दीजिए इसको ऐसे, तो 2 × 49/30 इज इक्वल r+1। 2 से 30 को काट देंगे, 15 आ जाएगा, तो r इज इक्वल आ गया 49/15 -1। अब इसको माइनस कर देंगे तो r इज इक्वल आ गया 14, इसमें से कम हो जाएंगे, 15 कम हो जाएंगे सॉरी, तो ये बचेगा 34, तो ये आ जाएगा 34/15 ओम। इस तरह से हमें टोटल प्रतिरोध A और C के बीच का निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम लोग R बराबर 34/15 ओम निकालेंगे। अब अगर हम लोग केवल पूछा जाए A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमने और सिखाया था, स्टार डेल्टा मेथड बोलते हैं, स्टार डेल्टा मेथड से लिखते हैं। तो इसके तुल्य परिपथ बना लेते हैं हम लोग। और तुल्य परिपथ के लिए मैंने सिखाया था तुम्हें कि इस डेल्टा को ABD ये जो डेल्टा है इसको स्टार में बदलते हैं। तो स्टार में बदलने के लिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक प्रतिरोध को यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद ये हो जाता है इस साइड का प्रतिरोध, फिर ये इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, तो ये। और इसके बाद ये पॉइंट आपका B बन गया और ये पॉइंट आपका D बन गया। और B और C के बीच में प्रतिरोध 3 ओम है और इसके D और C के बीच का प्रतिरोध 2 ओम है और इसको यहाँ पर ये पॉइंट C में जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसके तुल्य परिपथ बनाएं तो ये बन जाता है। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध लिखना उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सिखाया था कि इसको हम लोग डॉट डॉट करके 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध लिखेंगे वह इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओम और 4 ओम का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पूरे इस डेल्टा के प्रतिरोध से। तो 1 ओम 5 ओम 6 ओम और 4 10 ओम से डिवाइड कर देंगे। तो 1 × 4/10 तो यह आ गया 2/5। इसी तरह से जब हम लोग इसके बीच का ये वाला जो प्रतिरोध लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो यह आ जाएगा 1 × 5 / 10 यानी 1/2 ओम आ जाएगा। और जब इधर वाला प्रतिरोध निकालते हैं तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4/10 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 × 4/10 यानी 5 4 20 20/10 2 ओम। अब इसको हम लोग इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं, इसको सीरीज में ले लेते हैं, तो फिर से इसका आ जाएगा आपका 2/5 A हो जाएगा। और आपका इधर की ओर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वह हो जाएगा आपका 1/2 + 3, तो यह आ जाएगा 7/2 ओम। और इधर ले लेंगे, ये C पॉइंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 + 2 4 ओम आ जाएगा, ये आ गया। अब ये दोनों 7/2 और 4 ओम दोनों पैरेलल है, तो पहले हम लोग इनका दोनों का इनके पैरेलल का निकालते हैं। तो इनका दोनों का जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/r' इज इक्वल हो जाएगा 1/7/2 तो 2/7 प्लस 1/4, तो एलसीएम आ गया 28 आ जाएगा आपका। और 28 एलसीएम आया तो 7 4 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस 4 7 जा 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 15/28। अब पलट देंगे इसको तो r' इक्वल आ जाएगा, r' आ जाएगा 28/15 ओम। तो ये आ गया इन दोनों का 28/15। अब इसको फिर देखेंगे तो इसके तो जब बनाने को आ जाएगा A पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये आ जाएगा आपका 28/15 और ये आ जाएगा C। अब इनको दोनों को सीरीज में जोड़ लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस A और C के बीच निकल आएगा।
तो टोटल R इक्वल आ जाएगा 2/5 प्लस 28/15, एलसीएम आ गया 15, 3 2 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 28, और 28 और 6 34 आ जाएगा, 34/15। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा A व C के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसको कहेंगे, तो R इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 28/634/15 ओम। अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो R इक्वल आ जाएगा 15, 15 2 30 हो जाएगा, फिर 4 बचेंगे, फिर 2 आएगा 10 बचेंगे, और 15 छक्का 90, ये करीब आ जाएगा, 10 बचेंगे, 15 छक्का 90, यानी इसको हम 2.27 लगभग 2.27 जो कि पहले आया था, जब I1 I2 आदि को निकाले थे तब जो आया था वही फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे हम लोग असंतुलित व्हीटस्टोन सेट को।